नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वे विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी विषय के अध्यापन को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। रीट एग्जाम में कुछ विद्यार्थी हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में तो कुछ विद्यार्थी द्वितीय भाषा के रूप में चुनते हैं। हम यहाँ दोनों के सिलेबस के अनुसार हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे, लेकिन हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने से पहले अपन जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां होना आवश्यक है। जैसे कि भाषा क्या है, दूसरा हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तीसरा हिंदी का नामकरण, चौथा हिंदी की लिपि, पांचवा व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। पहले अपन इनमें सामान्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे कि भाषा क्या है। जैसे अपन हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो अपन को भाषा क्या है ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का नामकरण किस प्रकार से हुआ, हिंदी की लिपि कौन सी है और व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। व्याकरण अपन शुरू तो कर देंगे, लेकिन जब अपन को यही नहीं पता है कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है तो आगे की व्याकरण पढ़ना अपने लिए निरर्थक हो जाएगा। तो उससे पहले अपन अपने सिलेबस के अनुसार प्रकरण को शुरू करने से पहले इन 5 बिंदुओं की जानकारी लेंगे। पहला है, देखो भाषा क्या है। एक एक बिंदु को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें पहला बिंदु भाषा क्या है। देखो भाषा भास धातु से बना है। भाषा जो शब्द है ये संस्कृत की धातु होती है और वो धातु है भास। उस भास धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। अब यहां प्रश्न उठता है कि धातु क्या होती है। देखो साथियों, धातु संस्कृत जो भाषा होती है उस संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु के नाम से जाना जाता है और हिंदी भाषा में धातु को क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ बोलना होता है। यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। आशय के रूप में यदि अपन इसको ले तो अपन कह सकते हैं विचारों को प्रकट करना या भावों को प्रकट करना। अब विचारों या भावों को किस प्रकार से प्रकट किया जाता है। जैसे मैं यहां आपके सामने खड़ा होकर मैं मेरे विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जिसको माध्यम बना रहा हूं, जिसको साधन बना रहा हूं, भाई किसी न किसी माध्यम से तो मैं आपके सामने मेरे विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई ना कोई तो साधन है। तो उस साधन के रूप में मैंने किसका प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब विचारों भावों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है या जो साधन होता है वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है भावों या विचारों के आदान प्रदान करने का या भावों या विचारों के विनिमय का साधन है।
इसी भाषा के माध्यम से अपन अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि भाषा नहीं होती तो मनुष्य भी पशु श्रेणी में रखा जाता। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यह एक अनमोल धरोहर है। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु अपन लेंगे, देखो पहला हो गया भाषा क्या है, उसके बाद में मैंने दूसरा लिखा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। क्या जो वर्तमान में अपन हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं पहले भी इस प्रकार की हिंदी भाषा होती थी क्या? नहीं जी, पहले इस प्रकार की हिंदी भाषा नहीं थी। वर्तमान में जो हिंदी भाषा अपन पढ़ रहे हैं उस हिंदी भाषा को अनेक प्रकार के चरणों से गुजरना पड़ा था। प्रारंभ में एक भाषा ही थी और उसका नाम था संस्कृत। अब ये जो संस्कृत थी इसके दो भाग थे। एक भाग था वैदिक संस्कृत और दूसरा भाग था लौकिक संस्कृत। दो भाग थे संस्कृत के, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी ये केवल साहित्यिक भाषा थी। इस वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। यानी कहने का मतलब वैदिक संस्कृत में वेद और पुराण लिखे गए। लेकिन लौकिक संस्कृत जो थी, लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी। आम बोलचाल की भाषा। इस आम बोलचाल की भाषा में रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। अब इन दोनों में अंतर समझो कि वैदिक संस्कृत क्या होती है, लौकिक संस्कृत क्या होती है। वैदिक संस्कृत साहित्यिक भाषा होती है। साहित्यिक भाषा पढ़ने में कठिन होती है, बोलने में भी कठिन होती है। जैसे अपन देखते हैं कि वेद और पुराणों में एक पूरा शब्द लिखा होता है और उस पूरे शब्द का उच्चारण अपन से नहीं हो पाता है। एक शब्द का उच्चारण करते हैं और पूरी पंक्ति समाप्त हो जाती है। यानी एक शब्द ही काफी लंबा लिखा हुआ होता है। तो ये क्योंकि ये साहित्यिक भाषा है। साहित्यिक भाषा को लोग आपस में बोलचाल के लिए प्रयोग में नहीं लेते हैं, क्योंकि यदि साहित्यिक भाषा को आपस में बोलचाल के लिए प्रयोग में लेने लग जाएंगे तो वह लोगों के समझ में नहीं आएगी। और जब लोगों के समझ में नहीं आएगी, लोग एक दूसरे से साहित्यिक भाषा में वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे की भाषा को समझ भी नहीं पाएंगे, तो अपने विचारों का आदान प्रदान या अपने विचारों का विनिमय किस प्रकार से करेंगे। तो अपने विचारों का विनिमय करने के लिए उन्होंने एक भाषा का रूप अपनाया और वो भाषा कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। यानी लौकिक संस्कृत लोगों के आम बोलचाल की भाषा थी। लोग बोलने में लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। अब यह स्वाभाविक स्थिति है कि जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होगा उसी भाषा का आगे विकास होगा, और जिस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक नहीं होगा उस भाषा का विकास नहीं होगा। तो वैदिक संस्कृत केवल वेद और पुराणों तक सीमित रह गई, लेकिन लौकिक संस्कृत इसका आगे विकास हुआ और यह आगे बदल गई पाली में, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। बौद्ध धर्म से संबंधित थी और बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। पाली से बन गई प्राकृत, जिसमें जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे, और प्राकृत से बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के 6 भाग हैं और उसमें से एक भाग है शौरसेनी अपभ्रंश। उस शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा निकली, हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो वर्तमान में जो अपन हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं उसके विकास का ये क्रम रहा। दोबारा देखिए एक बार, संस्कृत थी। संस्कृत 2 रूपों में, वैदिक और लौकिक।
वैदिक साहित्यिक भाषा थी, लौकिक आम बोलचाल की भाषा थी, सर्वाधिक प्रयोग लोग लौकिक संस्कृत का कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि लौकिक संस्कृत का आगे विकास होगा। तो आगे विकास हुआ तो ये पाली में बदली। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे। पाली से यह बदली प्राकृत में, प्राकृत में जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे गए और उसके बाद में प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के 6 भाग थे, उसमें से एक भाग था शौरसेनी अपभ्रंश और उसी शौरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई अपनी हिंदी भाषा। इस प्रकार से हिंदी भाषा की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो वर्तमान में जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है, संस्कृत की देन है। तीसरा जो बिंदु है, तीसरा बिंदु अपन देखेंगे, प्रारंभ में मैंने 5 बिंदु लिखे थे, भाषा क्या है वो अपन देख चुके हैं। दूसरा बिंदु मैंने लिखा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, संस्कृत, वैदिक, लौकिक, लौकिक का विकास हुआ पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश का एक भाग शौरसेनी और उससे हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब तीसरा जो बिंदु आता है हिंदी का नामकरण, हिंदी का नामकरण। देखो हिंदी का जो नामकरण है, प्रारंभ में क्या था कि सिंधु प्रदेश था और सिंधु प्रदेश होने के कारण देखो ये भी कहा जाता है कि हिंदी जो शब्द है ये संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है, संस्कृत के सिंधु शब्द से बना है। शब्द किसका है, संस्कृत का, सिंधु शब्द संस्कृत, संस्कृत। अब फारसी भाषा जो थी, या जो अपन ये कहें कि फारस के जो लोग थे, वो फारस के लोग स का जो उच्चारण करते थे वो उच्चारण है के रूप में करते थे। स का उच्चारण, दंते स का उच्चारण है के रूप में करते थे। जैसे सप्ताह का उच्चारण वो हफ्ता करते थे, सरब का उच्चारण वो हरप करते थे। तो कहने का मतलब उनकी दंते स की ध्वनि जो थी उसका वो उच्चारण है के रूप में करते थे। तो यहां उन्होंने क्या किया कि ये जो सिंधु शब्द है, इस सिंधु शब्द में जो स आ रहा था उस स का उच्चारण उन्होंने किस रूप में किया, है के रूप में किया। तो ये क्या बन गया, हिंदू। अब स का उच्चारण है के रूप में कर रहे थे। उनकी एक विशेषता और थी कि जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं उन महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण वो अल्प प्राण ध्वनियों के रूप में करते थे। तो यहां देखो द जो है, धनुष वाला जो द है ये महाप्राण होता है, और देखो एक तो द होता है धनुष वाला और एक है द्वात वाला। धनुष वाला द महाप्राण है, द्वात वाला द अल्प प्राण है। तो फारसी जो लोग थे उनके द्वारा इस महाप्राण ध्वनि का उच्चारण किसके रूप में किया गया, अल्प प्राण ध्वनि के रूप में किया गया। तो यहां जो धनुष वाला जो द था वो किस में बदल गया, अल्प प्राण ध्वनि द में बदल गया और इससे बन गया हिंदू। अब आगे क्या हुआ कि हिंदू में जो ऊ है इसको इन्होंने बाहर निकाल दिया और ये बच गया हिंद। अब फारसी, ईरानी, इनमें सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है और उसी के अनुसार इन्होंने बीच में ई प्रत्यय लगाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से क्या हुआ, हिंदी का नामकरण। तो हिंदी जो शब्द है वो सिंधु शब्द से बना है। सिंधु शब्द क्या है, संस्कृत का शब्द है। संस्कृत के सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहां प्रश्न बनता है और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो अपना उत्तर होगा हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तीसरा बिंदु हिंदी का नामकरण। इसके बाद में चौथा है वो है हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि, हिंदी की जो लिपि है
सब जानते हैं आप, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि, हिंदी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक का मतलब है यहां जो वर्ण है उन वर्णों का एक निश्चित अक्षर है और उसी के माध्यम से क्या लिखी जाती है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि कैसी है, अक्षरात्मक लिपि है। अब देखते हैं अपन व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति देखो, व्याकरण जो शब्द है ये वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट पढ़ते, ये ल्यूट पढ़ते संस्कृत का है जिसको कि हिंदी भाषा में अन के नाम से जाना जाता है। यानी संस्कृत का ल्यूट पढ़ते हिंदी में किस में बदल जाता है, अन में बदल जाता है। तो व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट पढ़ते से बना है। अब इसको अपन एक जगह व्यवस्थित करेंगे, व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है उसको निकालेंगे कि व्याकरण शब्द किस प्रकार से बना। देखो यहां लिखा हुआ है वी प्लस आ, यदि संधि का नियम लग रहा है तो संधि का नियम लगाते जाओ। यदि आपको हिंदी भाषा में किसी भी शब्द को जोड़ना है, शब्द को जोड़ना है तो पहले संधि का नियम लगाओ। अगर संधि का नियम लागू हो रहा है तो यहां देखो वी प्लस आ, अब वी प्लस आ रहा है, ई के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यण संधि हो रही है। ई के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां ई को य का आदेश होता है। तो उसी प्रकार से देखो वह में से अपन ने ई को बाहर निकाला प्लस आ प्लस। अब यहां ध्यान देना एक बार, जो क्री है, क्री धातु है, इस क्री धातु में यहां से री बाहर निकलेगा और री बाहर निकलकर किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। री बाहर निकल गया और री किस में बदल गया, अर में बदल गया। तो यहां शेष क्या रह गया, यहां कै शेष रह गया, हलंत वाला कै शेष रह गया प्लस री बाहर निकला था स्वर और री किस में बदला, अर में बदला, तो अर को भी उतार देंगे और प्लस अंत में क्या बच गया, अन। अभी तक मैंने देखो मेरी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं जुड़ा है, जो यहां लिखा हुआ था उसी को मैंने यहां लिखा है। वी व ई को बाहर निकाल दिया, आ था आ को उतार दिया, क्री में से री को बाहर निकाला, री को किसका आदेश हो गया, अर आदेश हो गया, क्या शेष रह गया, कै शेष रह गया, अर को ऐसा कैसा उतार दिया और अन को भी ऐसा कैसा उतार दिया। अब यहां ये जो ई है ये ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ई किस में बदलेगा, य में बदलेगा। तो देखो ये वह ऐसा कैसा आ गया, ये जो ई है ये किस में बदल गया, य में बदल गया। तो य को भी अपन ऐसा कैसा उतार देंगे। उसके बाद में क्या है, आ को भी उतार दिया, फिर कै हलंत है, कै हलंत को भी उतार दिया, फिर अर को भी ऐसा कैसा उतार दिया और आगे क्या लिखा हुआ है, अन को भी उतार दिया। अब आपके सामने शब्द बन गया है। अब आप इस शब्द को व्यवस्थित करना है। देखो वह हलंत है और यह भी क्या है, हलंत है। हमेशा ध्यान रखना यदि किसी शब्द में जैसे कै हलंत ख हलंत आ रहा है, व्यंजन जो है वो हलंत वाला आ रहा है, उसके आगे यदि कोई स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, यदि उसके आगे कोई स्वर वर्ण नहीं आएगा तो हमेशा ध्यान रखना वो हलंत के रूप में ही लिखा जाएगा। यहां देखो ये वह है और इसके यहां तुरंत बाद में यह आ रहा है, स्वर नहीं है ना, इसका मतलब वह तो आधा ही रहेगा, वह तो आधा ही रह गया। आगे देखो यह आधा है लेकिन उसके तुरंत बाद में क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, इसका मतलब आ किस में शामिल हो जाएगा,
इस ये में शामिल हो जाएगा, ये आ ये में शामिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। वह और फिर यह आ शामिल हुआ। आगे देखो कै हलंत है और कै हलंत है तो इसके तुरंत बाद में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये ए स्वर किस में शामिल हो जाएगा, कै में शामिल हो जाएगा और कै के नीचे से हलंत हट जाएगी। फिर देखो रे हलंत वाला है लेकिन इसके तुरंत बाद में भी स्वर आ रहा है और तुरंत बाद में स्वर आ रहा है, तो ये स्वर किस में शामिल होगा, रे में शामिल होगा। तो रे में शामिल होगा तो रे कैसा हो जाएगा, पूरा, और आगे क्या बच गया, न। और इस प्रकार से अपने सामने शब्द आ गया व्याकरण। अब व्याकरण में अने आता है, अंत में न नहीं आता है, अने आता है, टेवरे का पंचम वर्ण आता है। तो याद करो एक नियम, यदि किसी शब्द में र है और उसके तुरंत बाद यदि न आ रहा है तो न को किसका आदेश होता है, अने का आदेश होता है, और उसके अनुसार ये किस में बदल जाएगा, न अने में बदल जाएगा। और इस प्रकार से आपके सामने व्याकरण शब्द की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो व्याकरण शब्द में ध्यान रखना, दो उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, धातु क्री है, लूट संस्कृत का पढ़ते हैं और हिंदी भाषा का अन्न पढ़ते हैं, और इसी से कौन सा शब्द बना है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अपन अपने सिलेबस पे आते हैं और सिलेबस पे आएंगे। व्याकरण जो है, इस व्याकरण के ध्यान रखना 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। 3 अंग है। अब ये 3 अंग कौन कौन से हैं, देखो। पहला जो अंग है ये है वर्ण विचार। दूसरा अंग जो है ये है शब्द विचार, और तीसरा अंग जो है वो है वाक्य विचार। पूरी की पूरी व्याकरण इन 3 अंगों में ही समाहित है। पहला अंग वर्ण विचार, दूसरा अंग शब्द विचार और तीसरा अंग वाक्य विचार। अब अपना जो रीट का सिलेबस है, उस रीट के सिलेबस में पहला जो अंग है ये नहीं डाला गया है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, वर्ण विचार। रीट का जो सिलेबस है वो कहां से शुरू होता है, वो शब्द विचार से शुरू होता है। इसका मतलब पहला अंग नहीं है। तो अपन हिंदी व्याकरण जो पढ़ेंगे वो कौन से टॉपिक से पढ़ेंगे, शब्द विचार से पढ़ेंगे। वर्ण विचार सिलेबस में नहीं है तो किससे पढ़ेंगे, शब्द विचार से। तो अपना जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, शब्द विचार। शब्द विचार। अब यहां पहले शब्द की परिभाषा देखिए कि शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा को भी। देखो शब्द, मैंने आपके सामने उच्चारण किया रे, मैंने आपके सामने उच्चारण किया मैंने आपके सामने उच्चारण किया न, और इसको लिख दिया मैंने, और इसके बराबर बना दिया रमन। रे प्लस मैं प्लस न, ये क्या बन गया, रमन। ये क्या है, एक शब्द है। अब ये शब्द है तो इसमें मेल किसका हुआ है, योग किसका हुआ है, क्यों, रे भी एक वर्ण है, मैं भी एक वर्ण है, और न भी क्या है, एक वर्ण है। तो इसका मतलब जो मेल हो रहा है, जो योग हो रहा है, वो किसका हो रहा है, वर्ण का योग हो रहा है। अब वर्ण 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने उच्चारण किया रा प्लस मैं, और मैंने बराबर लिख दिया राम। तो रा वर्ण है, मैं क्या है, वर्ण है, और रा प्लस मैं से क्या बना, राम बना।
अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए और बराबर राम। तो रे भी एक वर्ण है, आ भी क्या एक वर्ण है, मैं भी क्या एक वर्ण है, और ए भी क्या एक वर्ण है। तो ये किससे मिलकर बन रहा है, ये शब्द है, और ये किससे मिलकर बन रहा है, वर्णों से मिलकर बन रहा है। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई, वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब वर्णों का मेल दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना, वर्णों का जो मेल है, ये वर्णों का मेल क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अगर वर्णों का मेल निर्थक है तो वह एक शब्द नहीं होगा। तो वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। कहने का मतलब, जो वर्णों के मेल से शब्द बना है, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ वाला तो जो शब्द होगा वो निर्थक होगा, और निर्थक जो होगा वो शब्द नहीं कहलाएगा। कैसे, देखो कई बार अपन क्या बोलते हैं, अपन ने बोला चाय, भाई आपने चाय बोला तो ये च प्लस ए प्लस ये प्लस आ, च प्लस आ प्लस ये प्लस ए, और इससे अपन ने बना दिया चाय। बोलो च भी एक वर्ण है, आ भी वर्ण है, यह भी वर्ण है, और ए भी क्या है, वर्ण है। लेकिन अपन कई बार जल्दी जल्दी यदि बोलते हैं तो अपन क्या बोल देते हैं, चाय वाय, चाय वाय। तो भाई ये वाय जो आया है, ये है तो वर्णों का मेल ही, लेकिन ये सार्थक नहीं है। वर्णों का मेल तो वाय में भी हो रहा है। भाई अपन इसके टुकड़े करेंगे तो वह प्लस आ प्लस ये प्लस ए, तो वर्णों का मेल तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन ये एक सार्थक शब्द नहीं है, और जो सार्थक नहीं होगा उसको शब्द नहीं कहेंगे। तो निष्कर्ष निकला कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को या सार्थक योग को शब्द कहते हैं। इसके बाद में देखो, शब्द की परिभाषा हो गई। शब्द की परिभाषा के बाद में अपन शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण, देखो शब्दों का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण सबसे पहला आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो है वो है अर्थ के आधार पर, और चौथा जो है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर। तो अपन ने शब्दों का वर्गीकरण किया, और शब्दों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण आया व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा रूप परिवर्तन के आधार पर। सबसे पहले तो आप यहां ये देखें कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर क्या होता है। देखो, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है संरचना, उत्पत्ति जो है इसका अर्थ होता है जन्म।
तो व्युत्पत्ति यानी शब्दों का जो निर्माण है, वो जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म होने के बाद में उनकी रचना किस प्रकार से हुई है, उनकी बनावट किस प्रकार से हुई है, उनकी संरचना किस प्रकार से हुई है, तो उसको तो बोलेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। और जन्म यदि शब्द का देखें उसमें आएगा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, और चौथा रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है, देखो अब इन चारों में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसमें अपन पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, एक इसमें पढ़ेंगे यौगिक शब्द, और एक पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। दूसरा जो उत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार में अपन पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, और एक और आता है इसमें संकर शब्द या मिश्रण शब्द भी कह सकते हैं, मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर देखो, अर्थ के आधार पर एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, और इसमें आगे सार्थक में जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर एक पढ़ेंगे अपन विकारी और दूसरा पढ़ेंगे अविकारी, और अविकारी का ही एक नाम होता है अव्यय। जैसे विकारी में ले तो विकारी में एक तो संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। अविकारी में देखें क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे, और फिर एक अलग निपात और पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा किस में आता है? शब्दों के वर्गीकरण में आता है। तो पूरी की पूरी जो अपनी हिंदी व्याकरण है, या ये कहें कि अधिकांश जो भाग है वो किस में समाहित है? शब्द में ही समाहित है। तो शब्द में ही समाहित है, उसमें अपन पहला अपन ने देख लिया व्युत्पत्ति के आधार पर, इसमें पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। दूसरा अपन ने उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अपन पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। फिर अर्थ के आधार पर सार्थक, निर्थक, और अर्थ के आधार पर देखो वाचक, लक्षक वो भी होता है, लेकिन वो अपने रीट में किसी भी काम का नहीं है। फिर रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पे दो है, विकारी और अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय है। अब विकारी में क्या क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक इसमें आएगा निपात। आज के लिए इतना ही मित्रों। बाकी अपन शब्द का जो वर्गीकरण है और पहला जो वर्गीकरण है ये अपन कल देखेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।